एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड इन योर स्टडीज। तो आ गया नेक्स्ट पार्ट बच्चे। आज थोड़ा सा लेट वीडियो आ रहा है, उसके लिए सॉरी। यहाँ पे मैं करवा रही हूँ आरआरबी एंड नॉर्सेट की प्रेपरेशन। सो रेगुलरली 12:30 वीडियो आती है, तो उसका टाइम चेंज करके अब मैं 1 PM करने जा रही हूँ। तो आपको अब ये क्लासेस 1 PM देखने को मिलेंगी। सो 2000 क्वेश्चंस की वीडियोस हमने कंप्लीट कर दी हैं, और आप प्रीवियस क्वेश्चंस को जरूर देखो, जिसमें हमने 2000 क्वेश्चन फुली एक्सप्लेन करके आपको समझाए हैं। आज मैं करवाने जा रही हूँ 2001 क्वेश्चन। एंड अगर कोई भी बच्चा बैच ज्वाइन करना चाहता है तो आप लोग इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके, आरआरबी का 3 मंथ्स का बैच है मेरे पास, जिसमें अगर आपका बेसिक क्लियर है तो इंपॉर्टेंट टॉपिक, अदरवाइज थ्योरी बैच ज्वाइन कर सकते हो। इंपॉर्टेंट टॉपिक बैच की फीस है 1299, जिसमें मैं आप लोगों को करवाऊंगी सबसे पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक, साथ में करवाने वाली हूँ एमसीक्यूज, टेस्ट सीरीज, डाउट क्लासेस, प्रीवियस ईयर पेपर एंड नॉन नर्सिंग के सारे सब्जेक्ट्स। साथ ही में अगर आप थ्योरी बैच की तरफ जा रहे हो तो थ्योरी बैच की फीस है 2299, जिसमें आपको बेसिक से स्टार्ट करवा के मैं सारे सब्जेक्ट्स की थ्योरी, इंपॉर्टेंट टॉपिक, एमसीक्यूज, टेस्ट सीरीज, डाउट क्लासेस, प्रीवियस ईयर पेपर एंड नॉन नर्सिंग के सब्जेक्ट्स करवाने वाली हूँ। साथ में नॉर्सेट 8 के लिए भी बैचेस शुरू हो गए हैं। 4 मंथ्स के बैच की जो फीस रहेगी वो ओनली एंड ओनली 2599 रहेगी, एंड 6 मंथ्स के बैच की फीस है 3199। तो फटाफट से आप आज ही इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके कोई भी बैच जो है अपना ज्वाइन कर सकते हो, और डिले मत करो, क्योंकि अब आपके पास हार्डली 70 से 80 डेज का टाइम है। ठीक है, सो चलते हैं अब अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं हमारा क्या कह रहा है। व्हाट इज अ फर्स्ट नर्सिंग एक्शन व्हेन अ पेशेंट बिगिंस एग्जिबिटिंग साइंस ऑफ एयर एम्बोलिज्म ड्यूरिंग सेंट्रल वीनस कैथेटर इंसर्शन। तो कह रहा है कि फर्स्ट नर्सिंग एक्शन क्या रहेगा अगर एक पेशेंट एयर एम्बोलिज्म के साइन एंड सिम्टम्स एग्जिबिट कर रहा है, अगर उसके सेंट्रल वीनस कैथेटर डला हुआ है। तो जब आप किसी के सीवीपी लाइन डालते हो, इंसर्शन करते हो, तो वहां पे एयर एम्बोलिज्म के चांसेस, कॉम्प्लिकेशन बोला जाता है, अगर वो किसी को हो गई है तो आप पहला एक्शन क्या करोगे? पोजीशन द क्लाइंट इन अ लेफ्ट ट्रैंडलेनबर्ग पोजीशन, रिमूव द कैथेटर इमीडिएटली, एडमिनिस्टर 100% ऑक्सीजन, नोटिफाई द हेल्थ केयर प्रोवाइडर। सो क्या होता है बच्चे कि जब भी किसी भी पेशेंट को एग्जिबिट होते हैं साइंस ऑफ एयर एम्बोलिज्म, तो एयर एम्बोलिज्म का क्या ही काम है कि वो फटाफट से पेशेंट के अगर सीवीपी लाइन में गया है तो हमें उसको बचाना होता है कि वो कहीं ना कहीं हमारे जो है पल्मनरी, कहाँ पे ना चल जाए, या लिख लो, पल्मनरी सिस्टम में ना चले जाए। तो पल्मनरी सिस्टम से हमें उसे बचाना होता है कि वो जो आपने सीवीपी कैथेटर लगाया है पेशेंट के, वो कहाँ ना जाए, हमारा पल्मनरी सिस्टम में ना चले जाए। तो अब आप लोग क्या करने वाले हो? ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट होता है कि उस एयर एम्बोलिज्म को हमें पल्मनरी सर्कुलेशन से हटाना है। तो पल्मनरी सर्कुलेशन से हटाने के लिए हमें उसे राइट एट्रियम तक ही रखना पड़ेगा, वो लेफ्ट सर्कुलेशन में नहीं जाना चाहिए। तो हम उसे पोजीशन सबसे पहले देते हैं लेफ्ट लेटरल पोजीशन। इससे क्या होगा, जो एयर एम्बुलेंस है, क्या होगा, जो एयर एम्बुलेंस है वो राइट एट्रियम में ट्रैप हो जाएगा। किस में ट्रैप हो जाएगा? राइट एट्रियम में ट्रैप हो जाएगा, और वो आगे मूव नहीं करेगा, जिससे वो पल्मनरी सर्कुलेशन में नहीं जाएगा और पेशेंट को कोई भी अदर प्रॉब्लम्स होने से बच जाएंगे। तो सबसे पहला है आपका कि आप पेशेंट को पोजीशन दो। नेक्स्ट है क्लाइंट विद एक्यूट पैनक्रेटाइटिस सडन रिपोर्ट अ सडन इंक्रीज इन एब्डोमिनल पेन रेडिएटिंग टू द बैक, व्हाट कॉम्प्लिकेशन शुड द नर्स सस्पेक्ट। तो अगर एक पेशेंट है एक्यूट पैनक्रेटाइटिस का, ठीक है, उसको एकदम से अब्डोमिनल पेन हो रही है जो कि बैक से रेडिएट कर रही है, बैक को रेडिएट कर रही है, सॉरी, तो कौन सी कॉम्प्लिकेशन है? परफोरेटेड गैस्ट्रिक अल्सर, पैनक्रियाटिक एब्सेट, पैरालिटिक इलनेस, या फिर पैनक्रियाटिक हैमरेज। तो इट इज अ पैनक्रियाटिक हैमरेज। पैनक्रियाटिक हैमरेज क्या है बच्चे? पैनक्रेटाइटिस की कॉम्प्लिकेशन है, और ये बहुत ही सीवियर कॉम्प्लिकेशन है। किसकी? पैनक्रेटाइटिस की। क्या है? सीवियर कॉम्प्लिकेशन, जिसमें पैनक्रेटाइटिस हैमरेज मतलब पैनक्रियास का हैमरेज, अंदर ब्लीडिंग होनी स्टार्ट हो जाती है, और इसमें पेशेंट को बहुत ज़्यादा तेज सीवियर एब्डोमिनल पेन होती है जो कि बैक की तरफ रेडिएट करती है। नेक्स्ट है व्हाट ऑफ द फॉलोइंग मेडिकेशन इज मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर ट्रीटिंग न्यूरोजेनिक शॉक। अगर किसी को न्यूरोजेनिक शॉक हुआ है, ठीक है, क्या हुआ है? न्यूरोजेनिक शॉक हुआ है, तो मोस्ट अप्रोप्रिएट क्या रहेगा? डोपामिन, नाइट्रोग्लिसरिन, मेट्रोप्रोनोल, फ्रूसामाइड। सो इट्स अ डोपामिन। ऐसा क्यों? क्योंकि डोपामिन क्या करवाएगा भाई? हार्ट रेट को इंक्रीज करवाएगा, बीपी को इंक्रीज करवाएगा, जिससे शॉक से बचने के चांसेस हो जाएंगे। सो मोस्ट अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट होता है कि आप पेशेंट को डोपामिन दे दो। नेक्स्ट है इन पेशेंट रिसीविंग डिजॉक्सिन फॉर अ हार्ट फेलियर विच सिम्टम इंडिकेट्स टॉक्सिसिटी। तो अगर किसी को हार्ट फेलियर वाले पेशेंट को डिजॉक्सिन जा रही है, तो डिजॉक्सिन क्या है भाई? मायोकार्ड ग्लाइकोसाइड है, ठीक है ना,
मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी को क्या करवाती है, ये कार्डियक ग्लाइकोसाइड है जो कि मायोकार्डियल, ठीक है, कॉन्ट्रैक्टेबिलिटी को क्या करवाती है, इंक्रीज करवाती है, ठीक है। प्लस ये क्या कॉज करती है, ब्रेडिकार्डिया कॉज करती है। तो अगर किसी को ये मेडिसिन दे रहे हो तो क्या सिम्टम इंडिकेट करेंगे कि इसकी टॉक्सिसिटी हो रही है, वेट गेन एंड पिटिंग एडीमा, नॉजिया, वॉमिटिंग एंड येलो विजन, इंक्रीज हार्ट रेट एंड पैल्पिटेशन, चेस्ट पेन एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। तो हमेशा याद रखो, जो अगर किसी को डिगॉक्सिन दे रहे हो आप, तो उसका सबसे पहला सिम्टम होता है जीआई डिस्टर्बेंस। पेशेंट में जीआई डिस्टर्बेंस देखने को आप लोगों को मिलती है। तो यहाँ पे जीआई डिस्टर्बेंस, नॉजिया, वॉमिटिंग आपको डायरेक्टली देखने को मिल रहा है। सो यहाँ पे इस पेशेंट को अब आप डिजॉक्सिन नहीं देते। प्लस अगर आप किसी को डिजॉक्सिन दे रहे हो तो उसकी हार्ट रेट आपको चेक करनी है, क्योंकि ये कॉज करती है ब्रेडिकार्डिया। अगर ऑलरेडी पेशेंट ब्रेडिकार्डिया में है तो आप उसे डिजॉक्सिन नहीं दोगे, अदरवाइज उसे और ज्यादा ब्रेडिकार्डिया हो जाएगा। और नेक्स्ट है, a nurse is caring for a patient with a sepsis, which clinical finding indicate the patient is developing septic shock। तो sepsis चल रहा है एक पेशेंट को, ठीक है ना, आप केयर कर रहे हो एक पेशेंट की जिसको sepsis है, तो इसमें से क्या चीज septic shock डेवलप कर सकती है, यूरिन आउटपुट ऑफ 50 ml per hour, वार्म फ्लश्ड स्किन एंड लो ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट ऑफ 72 बीट्स पर मिनट, ऑक्सीजन सैचुरेशन ऑफ 95%। तो अगर किसी की बॉडी में इन्फेक्शन हो गया है तो सेप्टिक शॉक कौन सी जो है आप लोगों की फाइंडिंग सजेस्ट करेगी, इट इज अ वार्म फ्लश्ड स्किन एंड लो ब्लड प्रेशर। क्योंकि जब भी इन्फेक्शन बॉडी में होता है, इन्फ्लामेशन होती है, तो बॉडी जो है वो वार्म होती है और उसकी स्किन जो है फ्लश्ड होती है और ब्लड प्रेशर भी जो लो होता है। क्लियर। सो ये जो फाइंडिंग्स हैं, आपको क्लिनिकल फीचर्स अगर दिखते हैं तो दिस शोज कि पेशेंट को क्या हो रहा है, सेप्टिक शॉक। शॉक है ही क्या, शॉक क्या है, लो बीपी, ठीक है। जब ब्लड फ्लो कम हो जाता है ऑब्वियसली पेशेंट को शॉक देखने को मिलता है। सो लो बीपी, फ्लश स्किन एंड वार्म, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलने से पहले आप लोगों को थोड़ा सा मैं बैचेस का बता दूं, तो 2000 जो हमारे क्वेश्चंस पूरे करने पे बैच शुरू हो गए हैं बच्चे, जिसका आरआरबी का मेरे पास एक बैच है जिनमें 3 मंथ्स के 2 बैचेस हैं। अगर आपका बेसिक क्लियर है तो आप 1299 का इंपॉर्टेंट टॉपिक बैच ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक, एमसीक्यूज, टेस्ट सीरीज, डाउट क्लासेस, प्रीवियस ईयर पेपर एंड नॉन नर्सिंग की क्लासेस मिलेंगी। लाइव एंड रिकॉर्डेड बैच रहेगा। प्लस अगर बेसिक क्लियर करना है तो 2299 का थ्योरी बैच, जिसमें आपको एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी थ्योरी, इंपॉर्टेंट टॉपिक, एमसीक्यूज, टेस्ट सीरीज, डाउट क्लासेस, प्रीवियस ईयर पेपर एंड नॉन नर्सिंग की क्लासेस में प्रोवाइड करवाऊंगी। प्लस नॉर्सेट 8 के लिए 4 मंथ्स का एंड 6 मंथ्स का बैच है। 4 मंथ्स के बैच की फीस है 2599, 6 मंथ्स के बैच की फीस है 3199। तो आज ही आप लोग मेरे से बात करके इस नंबर पे ज्वाइन कर सकते हैं। सो चलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो पे, क्वेश्चन पे, सॉरी। क्वेश्चन है, विच डाइटरी रिस्ट्रिक्शन इज अप्रोप्रिएट विद द पेशेंट विद क्रॉनिक किडनी डिसीज। तो इनमें से क्या चीज बिल्कुल रिस्ट्रिक्टेड, अप्रोप्रिएटली रिस्ट्रिक्टेड है और अप्रोप्रिएट है, जो कि आप सीकेडी वाली पेशेंट के लिए यूज करोगे। डिक्रीज कार्बोहाइड्रेट्स इंटेक, डिक्रीज फॉस्फेट इंटेक, इंक्रीज पोटाशियम इंटेक, इंक्रीज प्रोटीन इंटेक। सो इट्स रिड्यूस फॉस्फोरस इंटेक। क्यों? क्योंकि फॉस्फेट आप नहीं दोगे पेशेंट को, क्योंकि फॉस्फेट क्लियर आउट नहीं होगा, और अगर वो क्लियर आउट नहीं होगा तो वो बोन्स को खराब करेगा, बोन्स में ज़्यादा इंक्रीज होगा तो वो बोन्स को खराब करेगा। तो इसीलिए हम ऑलरेडी पेशेंट को फॉस्फेट जो है वो, फॉस्फोरस जो है वो कम देते हैं, ठीक है। सो इट्स अ एप्रोप्रिएट रिस्ट्रिक्शन। नेक्स्ट है, फॉर अ पेशेंट अंडरगोइंग हीमोडायलिसिस विच प्री प्रोसीजर असेसमेंट इज मोस्ट क्रिटिकल। तो अगर किसी पेशेंट का हीमोडायलिसिस होने जा रहा है तो इसमें से मोस्ट क्रिटिकल प्री प्रोसीजर असेसमेंट क्या करोगे, ब्लड प्रेशर एंड पल्स, हीमोग्लोबिन एंड हेमाटोक्रेटिक लेवल, पोटाशियम, क्रेटिनिन लेवल, वेट एंड टेम्परेचर। तो देखो, अगर किसी का भी हीमोडायलिसिस आप करने जाते हो तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आप पेशेंट का वेट एंड टेम्परेचर चेक करते हो, क्योंकि उससे आप लोगों को पता चल जाता है कि कितना वेट हीमोडायलिसिस करने से पहले आ रहा था, उसके बाद कितना आ रहा है, टेम्परेचर कितना था, और उसके बाद टेम्परेचर हमें बताता है कि करना है कि नहीं करना। अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो कभी भी हीमोडायलिसिस आप नहीं करते। वेट आपको इसलिए चेक करना होता है, उससे आपको एंड में पता चलता है कि कितना आपने वेस्ट जो है, फ्लूइड जो है, एडीमा जो पेशेंट को था, फ्लूइड रिटेंशन जो थी वो क्लियर आउट कर दी। क्लियर। नेक्स्ट है, इन अ क्लाइंट पोस्ट क्रेनियोटमी विच असेसमेंट फाइंडिंग इज मोस्ट कंसर्निंग। तो पोस्ट क्रेनियोटमी के बाद क्या कंसर्निंग फाइंडिंग देखने को मिलेगी, पेन इन द इंसिजन साइड, यूरिन आउटपुट 40 ml पर आवर, क्लियर फ्लूइड लीकिंग फ्रॉम द नोज, ब्लड प्रेशर 130/85। तो अगर भाई क्लियर फ्लूइड आ रहा है नोज से तो ये शो करेगा कि पेशेंट का CSF लीकेज हो रहा है, पेशेंट के नोज से CSF आ रहा है और क्रेनियोटमी के टाइम कोई ना कोई कॉम्प्लिकेशन क्रिएट हो चुकी है जिसकी वजह से CSF लीकेज हो रही है।
नेक्स्ट, द नर्स इज मॉनिटरिंग अ पेशेंट ऑन अ वेंटिलेटर विच एबीजी रिजल्ट सजेस्ट रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। तो यहाँ पे एसिड बेस कौन सा बैलेंस बोला है, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस देखना है आपको पेशेंट का। सो आपके पास 4 ऑप्शंस हैं। सो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले देखो कि आपको वो ऑप्शन निकालना होता है जिसमें पीएच एसिडोसिस एसिडिक आपको दिख रही है। तो नॉर्मल हमारी पीएच होती है 7.35 से लेके 7.45, ठीक है। तो 35 से कम जो हमें पीएच दिख रही है इज ओनली एंड ओनली ये वाली पीएच दिख रही है, जिसमें आपको बाइकार्बोनेट आयंस जो है नॉर्मल दिख रहे हैं। नॉर्मल बाइकार्बोनेट आयंस कितने होते हैं, 21 से 27, विच इज नॉर्मल, ठीक है। सो हमारे यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल जो है वो इंक्रीज दिख रहा है। नॉर्मली कितना होता है 35 to 45, तो यहाँ पे 55 है, विच इज वेरी ऑब्वियस कि अगर पीएच कम होती है तो हमारा जो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है वो ज्यादा होता है, जो कि हमें रेस्पिरेटरी एसिडोसिस में देखने को मिलता है। सो यहाँ पे राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है, आफ्टर एडमिनिस्ट्रेटिंग TPA, tissue plasminogen activator for a stroke patient, which complication required immediate intervention? A blood pressure of 140/90, GCS score 14 by 15, sudden decrease in level of consciousness, respiratory rate of 22 breaths per minute। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओगे कि टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर दे रहे हो आप किसी को, स्ट्रोक वाले पेशेंट को, क्या कॉम्प्लिकेशन जो है इमीडिएट एक्शन रिक्वायर करती है। सो जो मैंने आप लोगों से लास्ट क्वेश्चन पूछा था, पेरिटोनाइटिस है, क्या चीज इमीडिएट इंटरवेंशन जो है आपसे रिक्वायर करती है, इज अ अब्डोमिनल रिजिडिटी, जो कि हमें दिखा रहा है कि पेरिटोनियल क्या हो चुका है, बॉड लाइक पेरिटोनाइटिस, पेशेंट के वहां पे प्रॉपरली इन्फ्लेमेशन और इन्फेक्शन हो चुकी है, ठीक है। सो ये चीज इमीडिएट एक्शन रिक्वायर करती है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए बने रहो। 1 PM रेगुलरली अब जो है आप लोगों को आरआरबी की वीडियो देखने को मिलेगी। प्रीवियस वीडियो जरूर देखना, वीडियो को लाइक करना एंड शेयर जरूर करना। प्लस इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके आप कोई भी बैच ज्वाइन कर सकते हो। इंपॉर्टेंट टॉपिक, आइदर अ थ्योरी बैच, फीस बहुत अफोर्डेबल है, टाइम आपके पास लिमिटेड है, नॉर्सेट के बैच भी शुरू हो गए। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। टिल देन डू हार्ड वर्क, मेक योर पेरेंट्स प्राउड एंड ऑल द बेस्ट।